डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है आइसोक्विनोलिन आइसोक्विनोलिन का प्रिपरेशन और इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने क्विनोलिन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, जो आइसोक्विनोलिन एट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ये जो क्विनोलिन होती है उसका ही आइसोमर होता है। जो हमने क्विनोलिन पढ़ा था, क्विनोलिन के अंदर एक पेरिडीन रिंग और एक बेंजीन रिंग आपस में संघनित होती है, जबकि आइसोक्विनोलिन भी इसी क्विनोलिन का आइसोमर है। आप देख रहे हैं इसमें भी बेंजीन रिंग और पेरिडीन जो रिंग होती है वो आपस में संघनित रहती है। बस फर्क इतना ही है कि जो क्विनोलिन होता है उस क्विनोलिन के अंदर पेरिडीन का जो बी फेज होता है वो इस बेंजीन वाले के साथ में संघनित होता है, जबकि आइसोक्विनोलिन के अंदर जो इस पेरिडीन का सी फेज होता है वो इसके साथ में संघनित होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये ए फेज, ये बी है, सी, डी है, ई है, एफ। तो इस पेरिडीन रिंग का जो सी फेज होता है वो बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर संघनित होता है, इससे आइसोक्विनोलिन कहा जाता है। तो आइसोक्विनोलिन एक डाइमर विषम चक्रीय यौगिक है जिसमें पेरिडीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ में संघनित होती है। यह नैप्थेलिन का व्युत्पन्न है। जो नैप्थेलिन होता है उसका डेरिवेटिव है, जिसमें C2 कार्बन का प्रतिस्थापन, जो C2 कार्बन है उसका प्रतिस्थापन C1, C2 कार्बन का प्रतिस्थापन एजो जो ग्रुप होता है एन नाइट्रोजन परमाणु पर लॉन पेयर डबल बॉन्ड के द्वारा, यानी एजो जो ग्रुप है उसके द्वारा प्रतिस्थापन से बनता है, जिसके कारण इसे 2 नेफ्थेलिन भी कहा जाता है। ये जो नेफ्थेलिन होती है उस नेफ्थेलिन के C2 कार्बन, फर्स्ट कार्बन सेकंड, जो C2 कार्बन है इस C2 कार्बन का एजो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन से बनता है, इस कारण से इसका नाम 2 नेफ्थेलिन भी कहा जाता है। इसे 3,4 बेंजोपेरिडीन भी कहा जाता है। इस पेरिडीन के 1, 2, 3 और 4, 5 और 6 कार्बन है। तो 3 और 4 कार्बन के साथ बेंजीन वाले संघनित होती है, इस कारण से इसको 3,4 बेंजोपेरिडीन भी कहा जाता है। या इसका जो IUPAC नाम है वो इसका 2 बेंजाजीन भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से अस्थि तेल व कोलतार के अंदर पाया जाता है। अब देखिए इसके प्रिपरेशन की बात करें तो मेथड है फ्रॉम हीटिंग ऑफ ऑक्सिम ऑफ सिनेमाल्डिहाइड विथ P2O5, यानी जो सिनेमाल्डिहाइड होता है उसका ऑक्सिम C6H5 CH डबल बॉन्ड
CH इस सिनेमैल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई जाती है NH2OH के साथ में। तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल करके आप देख रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH फिर CH और यहाँ से NaOH समूह जुड़ करके सिनेमैल्डिहाइड का पहले ऑक्सिम बनता है। इस सिनेमैल्डिहाइड के ऑक्सिम को P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है और उस बैकमैन रीअरेंजमेंट के अंदर यहाँ से नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़कर कार्बन के साथ कार्बन और नाइट्रोजन के साथ में बन जाता है और इधर ये कार्बन परमाणु होता है वो एल्डिहाइड के रूप में आ जाता है, यानी NH और इधर से घूम करके CH एल्डिहाइड बन जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म के अंदर चेंज होगा। यहाँ से O पर माइनस एक H प्लस ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके OH बना देगा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पाई बंध बनेगा। उसके बाद में फिर यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में बंध बना के आइसो क्विनोलिन बनती है। तो इस प्रकार से हम जो सिनेमैल्डिहाइड है उसके ऑक्सिजन को P2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हीट करके बैकमैन रीअरेंजमेंट द्वारा इस प्रकार से NaCHO प्राप्त करेंगे। उसके बाद में फिर इसका C डबल बॉन्ड O जो कीटो रूप होता है उसको इनॉल फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर इसके ऑर्थो पोजीशन से एक H और OH H2O के रूप में रिमूव होकर के आइसोक्विनोलिन बनती है। दूसरा जो मेथड है इसका विशेषकर जो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है आइसोक्विनोलिन के लिए बिस्लर नेपिलार्स की सिंथेसिस, इसकी जो क्रियाविधि है वो एग्जाम में आपकी पूछी जाएगी। तो देखिए बिस्लर नेपिलार्स की सिंथेसिस क्या होता है। देखिए दूसरा बिस्लर नेपिलार्स की सिंथेसिस, बिस्लर नेपिलार्स की जो सिंथेसिस है उसके आधार पर आइसोक्विनोलिन का संश्लेषण किया जाता है। तो इसके लिए बीटा फेनिल एथिल एमीन लिया जाता है। यहाँ पर ये NH2 से जुड़ा कार्बन अल्फा, अगला कार्बन बीटा, बीटा कार्बन से फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बीटा फेनिल एथिल एमीन। इस बीटा फेनिल एथिल एमीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ में करवाएंगे। प्राप्त जो बीटा फेनिल एथिल एसिटामाइड बनता है और उस बीटा फेनिल एथिल एसिटामाइड जो होगा वो ZnCl2 है या P2O5 है या फिर PuCl3, इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसको गर्म करके निर्जलीकरण होकर एक मध्यवर्ती बनता है जिससे पैलेडियम चारकोल की उपस्थिति में गर्म करने पर विहाइड्रोजनीकरण द्वारा डिहाइड्रोजनेशन द्वारा आइसोक्विनोलिन बनता है। तो बिस्लर नेपिलार्स की सिंथेसिस के अंदर बीटा फेनिल एथिल एमीन लिया जाता है, एसिटिल क्लोराइड लेंगे और कैटालिस्ट के रूप में P2O5 है, ZnCl2 है या फिर PuCl3 और पैलेडियम तथा चारकोल, इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर 1-मेथिल आइसो क्विनोलिन बनती है। तो देखिए इसकी क्रियाविधि के अंदर
सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो बीटा फेनिल एथिलेमीन है उसका एसिटिलीकरण किया जाएगा। तो बीटा फेनिल एथिलेमीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ से एक HCl अणु रिमूव हो जाएगा और NH के साथ COCH3 समूह जुड़ जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं N-एथिलेमीन के साथ में एसिटामाइड समूह CH3CO ग्रुप जुड़ जाएगा। उसके बाद में फिर दूसरे स्टेप के अंदर रीअरेंजमेंट और टोटोमेरिज्म पुनर्विन्यास यहाँ पे चलाव्यवस्था के अंतर्गत यहाँ से ऑक्सीजन परमाणु हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ऊपर माइनस, और यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी इसलिए सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ से H+ आयन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर के जो N डबल बॉन्ड O एज ए कीटो फॉर्म है वो किस में इनॉल फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस हाइड्रोजन परमाणु का रीअरेंजमेंट होकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके NOH बना देंगे। सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक, CH2 NH COCH3 था, NH C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहां से ऊपर माइनस, ये H+ आयन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके कीटो फॉर्म से क्या बना देता है, इनॉल फॉर्म बना देता है। और इस सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में पाई बंध बना देंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एसिटामाइड समूह था इसका रीअरेंजमेंट या टोटोमेरिज्म के थ्रू कीटो फॉर्म है वो इनॉल फॉर्म के अंदर परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद में फिर थर्ड स्टेप के अंदर डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण होता है। P2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हीट करेंगे तो इस बेंजीन वलय के ऑर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन परमाणु और ये जो OH समूह है H2O के रूप में रिमूव हो जाएंगे। कार्बन और यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर N के साथ में COH CH3 था तो यहाँ से एक H2 अणु रिमूव हो जाएगा। ये कार्बन इस कार्बन के साथ में आप देख रहे हैं जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बंध बनकर के साइक्लिक रिंग बन जाती है। उसके बाद में फिर इसका डिहाइड्रेशन करवाते हैं, सॉरी डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं, डिहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे पैरेडियम और चारकोल की उपस्थिति में। तो इस कार्बन पर उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु और इस कार्बन पर उपस्थित एक एक हाइड्रोजन परमाणु H2 गैस के रूप में रिमूव हो जाएंगे और कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध बना करके 1-मेथिल आइसोक्विनोलिन बनती है। एक बार पुनः देख लीजिए, सबसे पहले बीटा फेनिल एथिल एमीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवाएंगे तो यहाँ से एक HCl मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और COCH3 समूह नाइट्रोजन यानी NH के साथ में जुड़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं N एथिल फेनिल के साथ में N एसिटामाइड ग्रुप जुड़ जाता है COCH3। उसके बाद में फिर इसमें रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट के अंदर हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके C डबल बॉन्ड O है इस कीटो फॉर्म को किसमें इनॉल फॉर्म के अंदर परिवर्तित कर देगा। यहाँ से H+ आयन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके OH सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में पाई बंध बना देंगे। उसके बाद में फिर
डिहाइड्रेशन होता है। P2O5 की उपस्थिति में इसको हीट करेंगे तो इस बेंजीन वाले के ऑर्थो पोजीशन पर उपस्थित H और यहाँ से जो OH है ये H2 अणु के रूप में रिमूव हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे साइक्लिक रिंग बन जाएगी। उसके बाद में फिर पैलेडियम और चारकोल की उपस्थिति में इसका भी हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो यहाँ से एक H2 अणु रिमूव करके कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1-मेथिल आइसोक्विनोलिन का संश्लेषण होगा। तो इस मेथड को हम बिस्लर नेबुलास की सिंथेसिस कहा जाता है। तो आपके जो एग्जाम के अंदर अभी जो बीएससी थर्ड ईयर के एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें भी एक क्वेश्चन या तो आपको इंडोल फिशर सिंथेसिस की मैकेनिज्म या इंडोल फिशर सिंथेसिस से, और दूसरा हमने पढ़ा था इंडोल संश्लेषण के बाद में जो क्विनोलिन संश्लेषण था तो स्क्रूप सिंथेसिस, और तीसरा जो आज हमने पढ़ा बिस्लर नेबुलास की सिंथेसिस। तो इन तीनों में से किसी भी एक नेम रिएक्शंस की आपको क्रियाविधि या फिर रिएक्शन से वो एग्जाम में पूछी जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट हम आइसोक्विनोलिन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है तो उसकी किस प्रकार से किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दर्शाता है। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ आइसोक्विनोलिन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आइसोक्विनोलिन के अंदर क्विनोलिन के समान ही होती है, क्योंकि यहाँ पर भी आइसोक्विनोलिन के अंदर जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन वाले के साथ में जुड़ता है तो बेंजीन वाले की C5 और C8 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने से बना जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है वो बहुत अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पर भी देखिए जब इलेक्ट्रोफाइल pyridine रिंग के साथ में अभिक्रिया करेगा तो उस कंडीशन के अंदर pyridine वाले हैं उसमें उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु जो कि अधिक विद्युत ऋणी और इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकृति का होने के कारण इस pyridine वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल के प्रति क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इस कारण से क्विनोलिन के समान आइसोक्विनोलिन में भी इस pyridine वाले के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं हो पाती है। इस कारण से ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन वाले के C5 या C8 जो पोजीशन होती है उस पर अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाता है। तो देखिए जब इलेक्ट्रोफाइल C5 पोजीशन पर अटैक करता है तो C5 पोजीशन पर अटैक करने के बाद आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल C5 कार्बन के साथ जुड़ेगा तो ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है वो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि इस फर्स्ट जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें pyridine रिंग के अंदर एरोमेटिक सबस्ट्रेट बना हुआ रहता है और आगे और रेजोनेंस होगा तो इस कंडीशन जो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी आप देख रहे हैं जो pyridine रिंग है उसके अंदर एरोमेटिसिटी है या एरोमेटिक जो सबस्ट्रेट है वो बना हुआ रहता है। इस कारण से ये संरचना क्या होती है, मोर स्टेबल होती है, अधिक स्थायी है। इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रोफाइल C8 पोजीशन पर अटैक करता है तो C8 पोजीशन पर भी अटैक करने के बाद में आप देख रहे हैं कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल C8 कार्बन के साथ में जुड़ेगा तो इस कंडीशन में भी प्राप्त जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो pyridine रिंग है उसमें एरोमेटिक सबस्ट्रेट बना हुआ रहता है। आगे जब रेजोनेंस होगा तो प्राप्त जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें भी pyridine वाले के अंदर एरोमेटिक सबस्ट्रेट बना हुआ रहता है। इस कारण से ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। तो इस प्रकार से क्विनोलिन के समान आइसोक्विनोलिन के अंदर भी C5 और C8 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ करके भिन्न भिन्न सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापित उत्पाद है वो प्राप्त होते हैं। अब देखिए जब हम इसमें भी नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, एरोजिनेशन है, इन कंडीशन के अंदर आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो C5 या C8 पोजीशन पर जुड़ करके उत्पाद देता है। अब देखिए कुछ रिएक्शंस हैं
देखिए नाइट्रेशन के अंदर आइसोक्विनोलिन है, इसकी अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें जो बनने वाला नाइट्रोनियम आयन जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इसके C5 या फिर C8 पोजीशन पर जुड़कर के 5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन प्लस 8 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन का मिश्रण प्राप्त होता है। इसी प्रकार से सल्फोनेशन के अंदर आइसोक्विनोलिन की विक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाएंगे तो इसमें बनने वाला SO3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल इसके C5 या फिर C8 पोजीशन पर जुड़ करके आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड या फिर आइसोक्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड बनता है। तीसरा है एलोजिनेशन। जब आइसोक्विनोलिन की विक्रिया क्लोरीन के साथ अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाएंगे तो इसमें भी बनने वाला जो क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके C5 पोजीशन पर जुड़कर के 5 क्लोरो आइसोक्विनोलिन बनता है। इसी प्रकार से ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाने पर प्राप्त जो ब्रोमोनियम आयन है इस ब्रोमीनियम आयन का C5 कार्बन के साथ अटैक द्वारा 5 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन बनता है। इस प्रकार से आइसोक्विनोलिन के अंदर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल C5 या C8 पोजीशन पर जुड़कर के भिन्न उत्पाद देता है। तो ये जो सेकेंड यूनिट के अंदर आपकी विषम चक्रीय यौगिक एट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर पायरोल, पिरिडीन, फ्यूरेन और क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन और इंडोल इनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो मैंने कहा था कि एग्जाम के अंदर इसमें यूनिट में से जो सवाल पूछा जाता है वो मेन बेसिसिटी जो सारकता है इनकी आपस में कंपैरिजन करना और ये जो 3 नेम रिएक्शंस है इंडोल फिशर इंडोल सिंथेसिस, आइसोक्विनोलिन के लिए बिस्लर नेपलेस की सिंथेसिस और क्विनोलिन के लिए जो स्ट्रूप सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है वो एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ भी जो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, पायरोल, पिरिडीन, इंडोल किस पोजीशन पर होती है उसके बारे में भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। यहाँ कुछ सवाल इस तरह से भी पूछा जाएगा, आपको सबस्ट्रेट और रिएजेंट देकर के बताइए उत्पाद क्या बनता है। तो इनकी जो प्रिपरेशन की है या फिर जो केमिकल जो रिएक्शंस है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम नेक्स्ट अगला जो यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।